हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई एम श्योर कि आप सबकी पढ़ाई बिल्कुल बढ़िया चल रही है। कुछ टाइम रह गया यार आपके एग्ज़ाम में, और ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस और रिक्वेस्ट दोनों चीज़ें हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो और अपने आने वाले एग्ज़ाम को एकदम फोड़ कराओ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीसीके की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज। आज की क्लास में हम बीसीके चैप्टर 1 का सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इन एमसीक्यूज के अंदर जो आपके आईसीएआई के बुक्स के अंदर जो एमसीक्यूज प्रोवाइडेड हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे, और साथ में उसके कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आगे आने वाले सेशंस में भी बीसीके के चैप्टर्स को, जहां पर मुझे लगेगा कि एक आपके सेशन में एक चैप्टर के एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे तो हम एक सेशन लेंगे। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि उसके एमसीक्यूज ज़्यादा बनते हैं, कि किसी चैप्टर में अगर 60 या 70 एमसीक्यूज बन रहे हैं, तो डेफिनेटली फॉर दैट चैप्टर वी विल टेक 2 सेशंस, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सेशन 2 घंटे का या 2.5 घंटे का हो, 1 घंटे का सेशन हो। 1 घंटे के अंदर आप 30-35 एमसीक्यूज कवर करें और आपका काफ़ी अच्छा उससे एग्ज़ाम तक बहुत बढ़िया आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरा जो एक एम है पेपर 4 के लिए आपको, कि मैं चाहता हूं कि आपके एग्ज़ाम तक हम अराउंड 1000 क्वेश्चंस सोल्व कर लें। कितने कर पाते हैं ये देखते हैं, ज़्यादा करते हैं कम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी टुडेज सेशन। तो बेटा, दो चीज़ें हैं। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आपको हम दो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, एक रिवीजन सीरीज, और बहुत जल्दी वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर मैराथन सीरीज फॉर अपकमिंग सीए फाउंडेशन एग्जाम। और उसके साथ साथ हम आपके लिए एक एमसीक्यू की प्रैक्टिस की सीरीज भी चला रहे हैं। और उसके साथ अगर आपको उसके अलावा कोई प्रॉपर कोर्स खरीदना है, जैसे बच्चों को होता है ना, मुझे एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपका प्लस का, सेकेंड आपका ऑप्शन है आइकॉनिक का। तो दोनों में से आपको जो इच्छा हो, आप दोनों में से कोई भी परचेज कर सकते हो। दोनों के ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर हैं। अगर आपको उसमें डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड लगा सकते हो। मेरा कोड है साहिल एम, साहिल मदान। तो साहिल से मेरा साहिल हो गया, और मदान से हमने एम चुरा लिया, तो साहिल एम इज माई कोड। अगर आप मेरा कोड लगाओगे तो यू विल गेट अ डिस्काउंट। और डिस्काउंट नहीं चाहिए, देखो वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि एज अ इंडियन कस्टमर हमें डिस्काउंट तो हर चीज़ में चाहिए। हमें डिस्काउंट भी चाहिए, हमें अगर चीज़ें फ्री मिल जाए उससे बेटर तो कुछ नहीं है, बट फिर भी ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते ही घबराना नहीं है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, टेबल दी गई है, 4 ऑप्शन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि हमारे पास एक टेबल दी गई है। टेबल के एक साइड पे है हमारा इकोनॉमिक ऑक्यूपेशंस, एक साइड पे हमारा इनकम कैरेक्टराइजेशंस। कि हमारी ऑक्यूपेशन दी गई है कि हमारी ऑक्यूपेशन क्या क्या होती है। किसी की ऑक्यूपेशन बिजनेस है, किसी का ऑक्यूपेशन कहीं पे वो जॉब करते हैं, किसी का ऑक्यूपेशन है कि वो कोई प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीए, तो सीए इज वन ऑफ द प्रोफेशनल सर्विसेज। कोई लॉयर है, और जैसे टीचर भी इस सर्विस के अंदर आ सकता है। जैसे किसी की लैंड है, लैंड से रेंट आता है, और बाकी काफ़ी चीज़ें जो आपकी इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन हो सकती है, जो आपको पैसा कमा के देंगी। तो ऐसे आपकी एक टेबल की साइड में इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन है, सेकंड साइड में आपकी इनकम जनरेशन की, या फिर बोलो इनकम कैरेक्टराइजेशन है। पहला लिखा है आपका एम्प्लॉयमेंट, हियर इट इज। सेकंड प्रोफेशन, थर्ड बिजनेस, फोर्थ लैंड, एंड फिफ्थ लैंडिंग। मुझे लगता है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। कुछ डाउट अगर माइंड में है तो अभी आज ये क्लियर हो जाएगा सारा। इसके आगे यहां लिखा है प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट, रेंट, फीस। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं आपसे एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट पे अगर कहीं पे नौकरी करता है तो वो क्या कमाता है, उसको सैलरी मिलती है। तो फर्स्ट का क्या होगा हमारा, बी, मतलब फर्स्ट से ये मैच करता है। सेकंड हमारा है प्रोफेशन, किसी का प्रोफेशन है, जैसे कोई सीए है, कोई लॉयर है, तो उसे क्या मिलती है, प्रोफेशनल फीस मिलती है। प्रोफेशनल्स को सैलरी नहीं मिलती, प्रोफेशनल को फीस मिलती है। तो फीस यहां पर हमारा ई पे है, तो ई हमारा कौन सा होगा, मतलब सेकंड वाला यहां पर ये करेक्ट है। दिस इज आर सेकंड, यहां पे आ जाएगा हमारा। फिर थर्ड हमारा बिजनेस। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं या मेरी कोई अपनी अपनी कोई कंपनी है, तो डेफिनेटली बिजनेस पे मेरा होगा प्रॉफिट, बिजनेस करके प्रॉफिट कमाता हूं। तो थर्ड मेरा आएगा यहां पर, फर्स्ट ए। तो यहां पर मेरा ये थर्ड हो गया। ठीक है दोस्त।
फिर हुआ मेरा नेक्स्ट है हमारा लैंड एंड प्रॉपर्टी रेंटल। देखो लिखा है सामने प्रॉपर्टी रेंटल, मतलब हम रेंट कमाएंगे, तो इसके सामने दिया हुआ ऑप्शन एकदम यहां पर करेक्ट है, यहां पर हमारा फोर्थ ही होगा। उसके बाद हमारा है लास्ट लैंडिंग। लैंडिंग का मतलब है किसी को लोन देना। जैसे मानो अगर मैंने अपने किसी नोन को 1 लाख रुपए का लोन दिया और बोला कि मैं तुझसे 2% इंटरेस्ट लूंगा, तो जब हम किसी को लोन प्रोवाइड करते हैं लैंडिंग, जैसे लैंडिंग सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? लैंडिंग सर्विस हमें एक बैंक प्रोवाइड करता है। हम बैंक से लोन लेते हैं, उसके लोन के हम बदले उसको रेंट देते हैं, रेंट नहीं सॉरी, हम उसको लोन के बदले इंटरेस्ट देते हैं। तो यहां पर लैंडिंग पे हमारा आएगा सी, सी हमारा यहां पर इंटरेस्ट आएगा, तो फिफ्थ यहां मैच करेगा। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से जहां ये मैच करता हो मैच कर लो। अगर मैं फर्स्ट ए बी सी डी को अगर देखूंगा तो यहां मेरा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा सी। देखते हैं करेक्ट है कि नहीं है। तो भाई देखो, क्या फर्स्ट को बी मैच करता है? बिल्कुल करता है। सेकंड को ई मैच करता है? बिल्कुल करता है। थर्ड को ए मैच करता है? बिल्कुल करता है। फोर्थ को डी मैच करता है? भाई बिल्कुल करता है। उसके बाद हमने यह देखना है कि फिफ्थ को सी मैच करता है कि नहीं करता। फिफ्थ को सी मैच करता है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ठीक है दोस्त, सी एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्टिंग्विश बिजनेस फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। देखो पहले समझ लो कि डिस्टिंग्विश का मतलब क्या। डिस्टिंग्विश का मतलब है किसी चीज में डिफरेंस क्रिएट करना। दिस इज डिस्टिंग्विश का मतलब होता है ये। अब देखो, हो सकता है कि यार सब बच्चों को मतलब पता हो, लेकिन कुछ बच्चों को मतलब नहीं पता होता, कोई बात नहीं। तो यहां पर पूछा गया है कि बिजनेस और हम एक एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंस है, पढ़ते हैं 4 ऑप्शन। और फर्स्ट ऑप्शन इज ए। ए में क्या लिखा भाई देखो, एंटरप्रेन्योर्स आर बिजनेस ओनर्स टू। सेकंड, ऑल बिजनेस ओनर्स आर एंटरप्रेन्योर्स टू। Entrepreneurs seek out new opportunities and pursue innovative business ideas। अगर मैं देखो पहले की बात करूं, ए की बात करते हैं, Entrepreneurs are business owners too। भाई ये कोई डिफरेंस तो नहीं हुआ, ये तो दोनों के बता रहा है कि दोनों के अंदर सेम चीज क्या है, ये डिफरेंस थोड़ी हुआ। तो यहां पर ये कट जाएगा, यहां पर इसको हम काट देंगे। सेकंड क्या है, ऑल बिजनेस ओनर्स आर एंटरप्रेन्योर्स टू। ये भी सेम बता रहा है कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, तो ये भी कट जाएगा दोस्त, ये भी कट गया, सेकंड भी कट जाएगा यहां पर। ठीक है। थर्ड सी, एंटरप्रेन्योर्स सीक आउट न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड परस्यू इनोवेटिव बिजनेस आइडिया। देखो बिल्कुल करेक्ट हमारा यहां पर आंसर है ये वाला। एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वाज टीचिंग यू द चैप्टर 1 ऑफ बीसी के, हमने ये बात डिस्कस भी करी थी कि भाई एक एंटरप्रेन्योर में और एक बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस है। देखो मानो कि मुझे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक सोच ढूंढूंगा एक कौन सी चीज ज्यादा बिकती है मार्केट में, और सेम बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। वहां मैंने कोई इनोवेशन नहीं करी, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं देखी, ये मेरा हुआ एक बिजनेस करना। एंटरप्रेन्योरशिप में जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स इनोवेशन को देखते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं। यही डिफरेंस है एक बेसिक एक एंटरप्रेन्योर में और एक बिजनेसमैन में। अब क्या डिफरेंस होगा, क्या एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन नहीं है? एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस ओनर भी है, बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन भी है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर में और बिजनेसमैन में अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो आपने ये बताना है कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन एज कंपेयर टू बिजनेस काफी ज्यादा होती है, और एंटरप्रेन्योर्स आर ऑलवेज सीक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड परस्यू इनोवेटिव बिजनेस आइडिया। यानी कि वो टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे, इनोवेशन को लेकर आएंगे, जैसे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर आप बोलो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इन चीजों को लेकर आसपास आपको नए नए स्टार्टअप्स आगे जाके देखने को जरूर मिलेंगे, अभी भी हैं। जैसे ऑनलाइन टीचिंग देख लो, ऑनलाइन टीचिंग भी एक टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ सेक्टर है। तो जिन लोगों ने इस चीज को स्टार्ट किया, दे आर एंटरप्रेन्योर्स, और जो अभी भी इस चीज में नई चीजें लेके आना चाहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज एंटरप्रेन्योर्स। उनको हम बोलेंगे बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन, तो वो लोग हैं लेकिन वो एंटरप्रेन्योर्स कहलाए जाएंगे। ठीक है जी, ये सेकंड हमारा क्वेश्चन हुआ। तो हमारे सेकंड का आंसर क्या होगा यहां पर? हमारे सेकंड का यहां पर आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। Which of the following statements does not comprise business activity? देखो, देखने की बात यहां पे क्या है, ये दिस इज दी, यहां पर दिस इज द कीवर्ड है हमारा। यहां पे कीवर्ड क्या है दोस्त? नोट, डज नॉट। हमने ये डाउट नहीं क्रिएट करना माइंड में एग्जाम करते हुए
कि हम डज नॉट पढ़ना ही भूल जाए, हम पढ़ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंप्राइज बिजनेस एक्टिविटी। जहां पर आपको नोट लिखा है, देखो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का, जब आप एग्जाम एक्चुअली दे रहे हो, उसका एक बहुत ना सिंपल एक मूल मंत्र है, दैट इज आपका पूरा दिमाग एग्जाम सेंटर में होना चाहिए। ये नहीं सोचना कि एग्जाम के बाद क्या होगा, मूवी देखने कौन सी जाऊंगा, किस फ्रेंड से मिलना है, किस फ्रेंड से नहीं मिलना है। अगर किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, वो नहीं सोचनी एग्जाम में। ट्राई करना है कि 100% फोकस वो एग्जाम में ही रहे। तो फोकस का मतलब क्या है मेरा, कि आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे क्वेश्चन गलत पढ़ने के चक्कर में 2-3 मार्क्स ऐसे ही गवा के आ जाते हैं, और 2-3 मार्क्स उनका एक साल खराब हो जाता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट कंप्राइज बिजनेस एक्टिविटी, की इनमें से कौन सी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट इज सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बाय हाउस होल्ड फॉर अ प्रॉफिट। प्रॉफिट आ गया यहां पर, या प्रॉफिट आ गया, देखते हैं। अ कारपेंटर मेकिंग फर्नीचर फॉर सेल एट अ लोकल मार्केट। भाई ये तो बिजनेस है, ये तो बिजनेस है, इसे काट दो। स्टील फर्नीचर इंडस्ट्री, ये तो प्योर बिजनेस है, इसे भी काट दो। हमने बताना है कि बिजनेस एक्टिविटी कौन सी नहीं है। डोमेस्टिक अप्लायंसेस इंडस्ट्री, ये भी इंडस्ट्री, इसको भी काट दो। अगर मैं चारों को कंपेयर करूं, अब मानो कि मेरे घर में मैं एक नया बेड लेके आता हूं और मुझे पुराने बेड को बेचना है। मैंने पुराने बेड को बेचा, उससे मैंने कुछ पैसे कमा लिए, लेकिन इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी। बिजनेस में एक कॉन्टिन्यूएशन होना बहुत जरूरी है। यानी कि आपने एक बार बेड बेच के 5,000 रुपए ले लिए तो आपका बिजनेस नहीं हो गया वो। आप उस ऑक्यूपेशन को अगर रोज डेली कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूएशन में करते हो, क्या बेड बनाते हो बेचते हो, बेड बनाते हो बेचते हो, तब वो आपका बिजनेस होगा। ऐसे बिजनेस नहीं बन जाएगा अपने आप। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर है ए। ठीक है दोस्त, चलो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। अगेन यहां पर नोट लिखा है, देखो तो ध्यान रखना कि नोट का हमने ध्यान रखना है। पूछा क्या गया है कि भाई इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ आ फर्म, ये पूछा गया है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बताओ। पहला लिखा है सेल्स ग्रोथ, दिस इज द ऑब्जेक्टिव, तो यहां पर कट जाएगा क्योंकि नोट पूछा है। इंप्रूवमेंट इन मार्केट शेयर, दिस इज ऑल्सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ये भी कट जाएगा। थर्ड प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, भाई ये भी प्रॉफिट इज द मोस्ट द बिगेस्ट द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एनी बिजनेस, तो यह भी कट जाएगा यहां पर। कट गया दोस्त, चलो थर्ड बचेगा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी बिजनेस कंपनी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, या मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एक ऑब्जेक्टिव या माइंड में लेके उन्हें नहीं चलना चाहिए। लेकिन अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं, आज मानो आज मैंने एक ऑफिस स्टार्ट किया, मैंने 10 लोग को एम्प्लॉय किया और हमने कुछ काम करना स्टार्ट किया, कुछ भी काम सोच लो, तो वहां पर मेरा जो ऑब्जेक्टिव होगा ना यार, वो क्या होगा, सेल्स को ग्रो करना, अपने मार्केट में प्रोडक्ट को मैक्सिमम सेल करना, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, मैक्सिमम रिटर्न कमाना, मैक्सिमम अपना पैसा कमाना। वहां मुझे को बोले कि आपका प्रॉफिट होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सो नहीं बॉस, ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। हां, मैं जो काम कर रहा हूं आई ट्राई कि मैं नेचर को कम से कम नुकसान पहुंचाऊं, बट मैं ये नहीं बोल सकता कि नेचर को बचाना इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ माई फर्म। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ के सोल्व करेंगे। चलो पढ़ते हैं। ट्रेडिंग इंप्लाइज बाइंग फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि हम कोई चीज खरीदते हैं उसको फिर बेचते हैं। अप्लाइंग दिस क्राइटेरिया टेल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड नॉट क्वालिफाई एज ट्रेडिंग। दिए गई 4 ऑप्शन में से कौन सी ट्रेडिंग की डेफिनेशन को क्वालिफाई नहीं करती। चलो पढ़ते हैं चारों के। फर्स्ट पहले हम पढ़ेंगे यहां पर हमारा ए, परचेज ऑफ गुड्स इन बल्क क्वांटिटी फ्रॉम द मैन्युफैक्चर एंड सेल इन स्मॉलर क्वांटिटी टू द रिटेलर्स। भाई ये तो ट्रेडिंग हो गया, कहीं से लिया और कहीं बेच दिया, ये ट्रेडिंग है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा यहां पर, दिस इज रॉन्ग। बाइंग फ्रॉम दी होलसेलर्स एंड सेलिंग इट टू कस्टमर्स, भाई ये भी एक हमारा ट्रेडिंग है, हम कोई चीज होलसेलर से परचेज कर रहे हैं और कंज्यूमर को बेच रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड पढ़ते हैं, बाइंग फ्रॉम द रिटेलर्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये देखो ये सही है।
क्यों सही है भाई, देखो पढ़ते, देखो यहां पर समझते हैं, एक बार यहां समझो। ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ट्रेडिंग में ना आपका देखा ऐसे होगा, ये समझ लो। एक यहां पे होगा होलसेलर, यहां पर होगा आपकी दुकान, और यहां पर होगा कस्टमर। मतलब आप कस्टमर और होलसेलर के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहे हो, दोनों आपसे जुड़े हुए हैं। तो ये आपका हुआ प्योर ट्रेडिंग। तो ये आपका प्योर क्या है? दिस इज योर प्योर ट्रेडिंग। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये ट्रेडिंग नहीं, ये आपकी प्योर ट्रेडिंग है। लेकिन अगर आप कोई गुड्स परचेज करते हो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो दोस्त वो ट्रेडिंग नहीं होगा। अगर मानो मैं कोई ग्लास लेकर आया और मैंने ग्लास लिया अपने घर पे खुद यूज करने के लिए, सो ये ट्रेडिंग नहीं है। तो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। Which of the following occupations require rendering of services based upon special knowledge and membership of an accreditation and assessment body? मतलब आपको एक स्पेशल नॉलेज चाहिए, एक बॉडी से, एक रेगुलेटरी बॉडी से आपको एक एक एक्रेडिशन और असेसमेंट चाहिए। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा। लेट्स टॉक अबाउट सीए। सीए क्या है? सीए इज अ प्रोफेशनल कोर्स। सीए इज अ प्रोफेशनल कोर्स। आप जब सीए का एग्जाम देते हो तो कौन सी बॉडी आपको असेस भी करती है और आपको एक सर्टिफिकेट दे कि हाँ आप सीए बन गए हो? कौन सी बॉडी है वो? दैट इज ICAI। ये तो पता होगा आप सबको, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो सीए क्या है? सीए एक प्रोफेशन है। सीए क्या है? सीए एक क्या है भाई? सीए एक सीए इज अ प्रोफेशन। एंड व्हेन सीए इज अ प्रोफेशन, और सीए को यू नो एक सीए बनने के लिए आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए, एक बॉडी के आप मेंबर बनोगे, जैसे आप ICAI के मेंबर बनोगे सीए फाउंडेशन देने के बाद। उसके बाद एक्रेडिटेशन और असेसमेंट भी आपको ICAI करती है। तो यहां पर हमारा आंसर होगा बी। द आंसर इज बी, प्रोफेशन। बी हमारा आंसर एकदम करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न इज नोन एज। बहुत सिंपल है यार, कि आप एक एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हो, और एम्प्लॉय को क्या मिलती है? एम्प्लॉय को मिलती है रेम्यूनरेशन। अब बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है वर्ड सुन के, रेम्यूनरेशन सर क्या होती है। रेम्यूनरेशन दूसरा नाम है किसका भाई? सैलरी का। तो सैलरी हमें कहां मिलती है? हम किसी के लिए काम करते हैं, जब हम किसी की कंपनी में काम करते हैं, किसी के लिए हम एम्प्लॉय हैं, कहीं हम एम्प्लॉयड हैं, तो हमें सैलरी मिलती है। तो यहां पर देखो एम्प्लॉयमेंट लिखा है, बिल्कुल लिखा है। यहां पर हमारा लिखा है बी, तो बी एकदम यहां पर करेक्ट होगा। बी हमारा यहां पर एकदम करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। देखो सिंपल क्वेश्चन है तो मैं ज्यादा टाइम नहीं समझा रहा हूं आपको। जो बातें बहुत सिंपल सिंपल है उसको हम बहुत टाइम लेके यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम फटाफट बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, यानी कि HUF के अंदर 3 जनरेशन जब काम करती हैं एक साथ, उसको हम बोलते हैं HUF। और इसकी बहुत खास बात यह है कि यह सिर्फ इंडिया के अंदर पाया जाता है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। हमने इसमें क्या ढूंढना है कि कौन सी स्टेटमेंट HUF को 100% डिस्क्राइब करती है। लेट्स रीड आउट द फर्स्ट स्टेटमेंट। इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस पर्टिकुलरली टू एंड रिकॉग्नाइज्ड एज सच इन इंडिया। एकदम करेक्ट है भाई ये तो। सेकंड, एवरी फैमिली बिजनेस इज इन फैक्ट अ HUV बिजनेस। तो भाई ये काट दो, हर बिजनेस HUV बिजनेस होगा ये नहीं हो सकता। देखो ऐसे वर्ड होते हैं ना जो एवरी, ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स हैं। एवरी, ओनली, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको ना एक बहुत ज्यादा दुविधा के अंदर डाल देंगे। अगर आप बोलो देयर इज ओनली वन राम टेम्पल इन दिल्ली, आपको किस तरह ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपको नहीं भी बताना, आप तब भी कहोगे कि भाई ये तो बहुत इंपॉसिबल सी बात है, क्या पूरी दिल्ली में सिर्फ एक राम टेम्पल होगा? जैसे यहां लिखेगी एवरी फैमिली बिजनेस इज इन फैक्ट या इज इन फैक्ट अ HUF बिजनेस। अब अगर किसी बिजनेस फैमिली बिजनेस ने खुद को
एज अ HUF बिजनेस डिक्लेयर नहीं किया, रजिस्टर ही नहीं करवाया, तो दोस्त वो HUF बिजनेस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सी पढ़ते हैं, इन HUF बिजनेस देयर इज अ फैमिली ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन बिजनेस, एकदम करेक्ट है। हमारे यहां पर ए एंड सी दोनों के दोनों करेक्ट हैं। डी पूछा गया हमसे आइदर ए और सी, कि भाई या तो ए होगा या हमारा सी होगा, तो यहां पर हमारा आंसर हो गया आइदर ए और सी। देखो या तो दोनों दोनों ए और सी दोनों बिल्कुल ठीक है, तो या तो ए भी ठीक है सी भी ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता कि भाई ए एंड सी, तो भी सही होता। पूछा गया आइदर ए आइदर सी, तो ये भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 8 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 9, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिजनेस इंप्लाइज। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यह है ऐसी डेवलपमेंट जो फ्यूचर जनरेशन जो हमारी आने वाली है वो भी इंजॉय कर सके। जैसे हमारे पास अभी क्या है, हम गाड़ी चलाने के लिए ऑयल का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पेट्रोलियम। हमारे पास दुनिया में क्या है, फॉरेस्ट है, एंड वी हैव लॉट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई डेवलपमेंट इस तरीके से होनी चाहिए कि जिन चीजों का यूज हम अभी कर रहे हैं हमारी आने वाली जनरेशन भी उस चीज का यूज करे। इसीलिए हम नहीं चाहते कि हम एकदम सेल्फिश होके सारा पेट्रोलियम सारे फॉरेस्ट खुद ही यूज कर ले। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बहुत सिंपल मतलब है कि जो आने वाली जनरेशन है हमारी वो भी हमारे रिसोर्सेज को एंजॉय कर सके, ऐसी डेवलपमेंट करो। देखो डेवलपमेंट तो करनी बहुत जरूरी है। एक बार जरा पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोस्त होती क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट बोल रहा हूं, नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। जैसे कि अभी हम मानो ग्राउंड वाटर को या ड्रिंकिंग वाटर को एंजॉय कर रहे हैं, तो हमने ऐसे एंजॉय नहीं करना कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन जो है उसको ड्रिंकिंग वाटर मिले ही ना, ऐसे नहीं करना। हमने उस तरीके से चीजों को यूज करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना है कि आगे जो आने वाली जनरेशन है वो भी उनको यूज कर सके। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन आएगा कि सर हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स और BCK के बारे में, सर बिजनेस में कैसे होगा? बिजनेस का मतलब यह है कि हमने ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है, हमने बिजनेस में ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है कि हम अगर 100 रुपीज का प्रॉफिट कमाते हैं, अगर हम 100 रुपीज का प्रॉफिट कमाते हैं तो हम 60 रुपीज तो हम स्पेंड कर दें, लेकिन हम बाकी बचे हुए 40 रुपीज को क्या करें, री इन्वेस्ट करें। री इन्वेस्ट करने से दोस्त क्या होगा, री इन्वेस्ट करने से आपको मिलेगी मार्केट में या बिजनेस में ग्रोथ। तो सस्टेनेबल बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, लगातार ग्रो करते जाना, लगातार ग्रो करते जाना। तो इसी क्वेश्चन में अब देखो डाउट नहीं, हमने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब हम समझेंगे कि भाई इन चारों ऑप्शन में से सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर बिजनेस या सस्टेनेबल बिजनेस को कौन सा ऑप्शन एकदम इंप्लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। पहला लिखा है कंसिस्टेंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, बिल्कुल ठीक है भाई। अटेंशन टू सोशल प्रॉब्लम्स, ये भी ठीक है। हार्मनी विद नेचर, देखो यहां पे ना ऑल ऑफ द अबव यहां पर आंसर होगा हमारा यहां पर डी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल बिजनेस इंप्लाई कंसिस्टेंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, बिल्कुल ठीक है। अटेंशन टू सोशल प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक है। हार्मनी विद नेचर, ये भी ठीक है। एंड ऑल ऑफ द अबव। अगर मैं आगे आपको पढ़वाऊं तो देखो क्या लिखा है सेकंड वाले पैराग्राफ में, सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेस रेफर्स टू अ कंपनीज strategy to and actions to eliminate the adverse environmental and social impacts caused by business operation। अब सस्टेनेबल बिजनेस का मतलब क्या है? सस्टेनेबल बिजनेस का मतलब यह है कि एक तो आप लगातार ग्रो करते जाओ, बिजनेस को भी सस्टेन करना है, और साथ में आपने यह भी ध्यान रखना है कि जो आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो उस एक्टिविटी से एनवायरमेंट को कम से कम इंपैक्ट हो, तो आजकल की ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं कि वो चाहती हैं कि अगर हमने कहीं पे कोई
लैंड के एरिया पे फॉरेस्ट को कट किया, तो वो उससे डबल फॉरेस्ट या उससे डबल प्लांटेशन कहीं पर करते हैं। कुछ जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज जो हैं, या फिर छोटी कंपनी डोमेस्टिक कंपनीज भी हैं, उन्होंने क्या ऑब्जेक्टिव है उनके कि अगर हम अपने पूरे प्रॉफिट में से 5% हम एनवायरमेंट पे स्पेंड करेंगे, चाहे हम एनवायरमेंट को बचाने में स्पेंड करें, चाहे हम लेक्स को, रिवर्स को साफ करने में स्पेंड करें, चाहे हम फॉरेस्टेशन में या हम ज्यादा फॉरेस्ट लगाएं, ज्यादा प्लांटेशन करें, ये सब वो एनवायरमेंट को सेव करने के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए काम करते हैं। उसको बोलते हैं हम सस्टेनेबल बिजनेस, जहां पर ग्रो भी करोगे और एनवायरमेंट को सेव भी करोगे। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैरेक्टराइजेज द बेस्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहां पर क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जहां पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, हमारा नो प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट हमारा यहां पर ऑब्जेक्टिव नहीं है। पढ़ते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट रिक्वायर एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज, दीज एक्टिविटीज डू नॉट एंटेल एनी ऑपरेशनल कॉस्ट, दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय एस्थेटिक्स, the underlying purpose of these activity is not earning a livelihood but social, psychological and spiritual satisfaction। एकदम यहां पर करेक्ट आंसर है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का भाई मतलब यह है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। अब मानो मैं एक एनजीओ स्टार्ट करता हूं, मैंने एक एनजीओ स्टार्ट करी, उस एनजीओ के अंदर हम बच्चों को, गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, तो मुझे उस एनजीओ को स्टार्ट करने के लिए एक जगह भी चाहिए, उसको स्टार्ट करने के लिए एक बोर्ड भी चाहिए, बच्चों को बैठाने के लिए वो अपने डेस्क भी चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए बुक्स भी चाहिए, बच्चों को देने के लिए बुक्स चाहिए, बच्चों को देने के लिए पेन चाहिए, रजिस्टर चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई बोले कि इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ये गलत पॉइंट है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ये गलत पॉइंट है, ठीक है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहां पर गलत है। सेकंड देखो, अगर दीज एक्टिविटी डू नॉट एंटेल एनी ऑपरेशनल कॉस्ट, बिल्कुल गलत है। मैंने एनजीओ स्टार्ट करी, क्या वहां पर बिजली का बिल नहीं आएगा, क्या डेली लोग वहां पर खाना नहीं खाएंगे, क्या वहां पर नई बुक्स नहीं आएंगी, नए रजिस्टर्स, नए पेन नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो यहां पर ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। थर्ड, दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय एस्थेटिक्स, ये भाई देखो ये भी गलत है। अकॉर्डिंग टू द 4 given options, are option number D is 100% correct. Let's talk about question number 11. The Indian Companies Act provides for the registration of private limited, public company, one person company. Answer is D, all of the above. Simple. ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं, इसलिए मैं ज्यादा समझा नहीं रहा आपको। इंडियन कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013, वैसे तो the oldest companies act after the independence is the companies act 1956, but 2013 एक्ट ने उसको आप बोलो कि अब हम कंपनीज एक्ट 2013 से सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो द कंपनीज एक्ट 2013 regulates the formation and functioning of corporation और कंपनीज इन इंडिया। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अगर आपने कोई कंपनी खोलनी है, चाहे आपकी 1% कंपनी, चाहे आपकी प्राइवेट है, पब्लिक है, तो आपको कंपनीज एक्ट के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट कराना पड़ेगा। सिंपल। पूछा हमसे यही गया है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर कराना पड़ता है, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, अगर या 1% कंपनी हो। अगर कंपनी है तो आपको उसको कंपनीज एक्ट के अंदर रेगुलेट भी आपको कंपनीज एक्ट करेगा और आपको कंपनीज एक्ट के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट रजिस्टर कराना पड़ेगा। द फर्स्ट Companies Act after independence was passed in 1956, which governed the business entities in the country. The 1956 Act was based on a recommendation of the Bhabha Committee. This act was amended multiple times, and in 2013 major changes were introduced. So what I'll do, I'll create a separate video for the Indian Companies Act जो आपको एक्चुअली में यूज आए। देखो अभी यूज भी आएगा और आगे जाके भी यूज आएगा, तो हम करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा। अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 बोलता है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वी हैव 4 ऑप्शंस हियर। द फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटर इज अ बिजनेस यूनिट हैविंग अनलिमिटेड
लाइबिलिटी। सोल प्रोप्राइटर इज बिजनेस हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी एकदम करेक्ट है, तो यहां पर ये इनकरेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। सेकंड, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में बी कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। ये भी HUF बिजनेस में बी फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू अ फैमिली, एकदम गलत है, ये गलत है, इसलिए हमारी स्टेटमेंट ये करेक्ट है, हमारा आंसर यही होगा। पूछा यह गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो, पूछा यह गया है कि भाई गलत स्टेटमेंट ढूंढकर बताओ, तो थर्ड स्टेटमेंट एकदम ठीक है। डी देखते हैं, हिंदू इंक्लूडेड बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख, तीनों हमारे हिंदू हैं, इस लेकिन आपकी फैमिली से कोई बिलोंग नहीं करता HUF में, यानी कि आपकी जो HUF बिजनेस है उसमें फैमिली के मेंबर ही होते हैं, बाहर का मेंबर कोई नहीं होता, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर सी इज नॉट करेक्ट, दैट इज वाई आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, दोबारा इनकरेक्ट है, दोबारा क्या पूछा गया, दोबारा इनकरेक्ट पूछा गया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्राइवन बाय प्रॉफिटेबिलिटी, एकदम करेक्ट आंसर है, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, एकदम ठीक है, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्राइवन बाय इमोशनल और सेंटिमेंटल फोर्स, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये भी करेक्ट है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट इन लाइफ, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि भाई ये बोलना कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं, ये एक बहुत ही वेग स्टेटमेंट है, ये एक बहुत ही अनरिलेटेड और रियल स्टेटमेंट है। अब यार मानो मैं एनजीओ स्टार्ट करके मैं बच्चों को पढ़ाता हूं और मुझे उसको पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, तो मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई ना वो, या मैंने सोचा कि अपनी मैं पूरी इनकम में से 10% में लोगों के अंदर हर ट्यूसडे जाके मैं प्रसाद बांटूंगा या कुछ बांटूंगा लोगों को खाने के लिए, तो मेरे लिए इट इज इंपॉर्टेंट। तो यू कैन नॉट से दैट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग is not considered, again not, which of the following is not considered a economic and economic activity? Saving and investment is a economic activity, that is why it is a wrong answer. Production and consumption गलत होगा, service of a chartered accountant गलत होगा, providing free medical aid by doctor एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहां पर हमारे डॉक्टर साहब का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो है यहां पर सेवा करना। अगर सेवा करना आपका वो है ऑब्जेक्टिव है, तो वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपकी हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट जब डॉक्टर साहब फ्री में मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सेवा कर रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो यहां पर हमारा आंसर होगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का भी आंसर क्या है भाई, डी है। डी आंसर बहुत सारे आ रहे हैं यार, पता नहीं क्या चक्कर है, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज, इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसका आंसर हम एक बार पढ़ते हैं, देखो यहां पर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज 200 एज पर द न्यू कंपनीज एक्ट 2013, अर्लियर इट वॉज 50 मेंबर्स। तो देखो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितना नंबर है हमारा, है 200। पहले कितना था, पहले था 50। अगर मैं कंपनीज एक्ट से पहले की बात करूं, लिख देता हूं यहां मैं आपको, बिफोर 2013 इट वॉज 50 बट राइट नाउ इट इज 200, दैट इज वाई हमारा आंसर यहां पर क्या होगा, हमारा आंसर होगा यहां पर बी 200, एकदम हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। प्राइवेट कंपनी हैज मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर, ये तो ठीक है। पब्लिक कंपनी हैज मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट, ये भी ठीक है। प्राइवेट कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रेडेबल ऑन स्टॉक एक्सचेंज,
अगर किसी कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर फ्रीली अवेलेबल है, ट्रेडेबल है, तो वो कंपनी क्या मानी जाती है? वो कंपनी मानी जाती है पब्लिक कंपनी। मतलब उस कंपनी के अंदर पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। पब्लिक कंपनी ही स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होती है। प्राइवेट कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं होती। अगर प्राइवेट कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हो जाएगी तो उसके शेयर बिकेंगे, और अगर उसके शेयर बिक रहे हैं तो वो प्राइवेट कंपनी हो ही नहीं सकती। अगर किसी कंपनी के शेयर अवेलेबल है मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, सो दैट कंपनी इज नोन एज प्राइवेट कंपनी, सॉरी पब्लिक कंपनी। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहां पर एकदम गलत स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू पार्टनरशिप? कॉन्ट्रैक्चुअल ओनरशिप ऑफ बिजनेस, भाई एक डीड साइन होती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, बिल्कुल ठीक बात होती है, हमारा यहां पर गलत हो गया। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ वंस शेयर कैपिटल, ये गलत हो, क्योंकि देखो पार्टनरशिप के अंदर, इन पार्टनरशिप लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। अब कहोगे सर अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का देख मतलब ये है मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, जैसे मैं और मेरे एक फ्रेंड ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, हम दोनों ने 50-50% में बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने 5 लाख डाले, उसने 5 लाख डाले, हमारा प्रॉफिट लॉस भी 50-50% यानी कि 1:1 की रेशो में। अगर महीने में 100 रुपए कमाएंगे तो 50 उसके 50 मेरे। अब यहां पर क्या है, इट इज अ बेसिक नॉर्मल पार्टनरशिप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एलएलपी। तो ऑलवेज रिमेंबर, एलएलपी और पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप को मिक्स मत करना। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में अगर हम 2 लोग हैं पार्टनरशिप के अंदर और मैंने कोई फ्रॉड कर दिया, अगर मैंने कोई इकोनॉमिक फ्रॉड कर दिया, तो उस इकोनॉमिक फ्रॉड का मेरा पार्टनर भी लायबल बन जाएगा अपने आप। क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ पार्टनर है बिजनेस में। एलएलपी के अंदर ऐसा नहीं होता। एलएलपी के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है अपने एक्सटेंट तक, कि अगर मैंने कोई इकोनॉमिक फ्रॉड किया है तो उस इकोनॉमिक फ्रॉड की लायबिलिटी मेरे पार्टनर की नहीं होगी। लेकिन पार्टनरशिप में कई बार ऐसे केस देखे गए हैं कि भाई दूसरे पार्टनर को बोला जाता है कि भाई अपने बिजनेस से ही आप इसका लोन भरो, लेकिन एलएलपी के अंदर ऐसा नहीं होता। एलएलपी के अंदर अगर किसी पर्सन ने प्राइवेट अपना पर्सनल लोन लिया है तो उसके पार्टनर को जाके या उसके बिजनेस को जाके परेशान नहीं किया जाएगा। अगर किसी को फ्रॉड घोषित करना है तो उसी पर्सन को किया जाएगा जिसने लोन लिया है। एंड दिस इज अबाउट एलएलपी, बट क्वेश्चन इज अबाउट जनरल पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप के अंदर लाइबिलिटी पार्टनर्स की होती है अनलिमिटेड। एलएलपी के अंदर मैं लिखता हूं यहां पर, एलएलपी के अंदर होती है लिमिटेड। ठीक है दोस्त, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, हमारा आंसर होगा बी। ठीक है दोस्त, देखो सी पढ़ लेते हैं एक बार। द कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ इज कॉल्ड डीड, एकदम ठीक है ना भाई, ये डीड, डीड साइन होती है, बिल्कुल ठीक बात है। डीड में भी रजिस्टर्ड इन इंडिया, लैंडर नहीं है भाई, ये लैंडर, इंडिया अंडर होगा, इंडिया अंडर दी पार्टनरशिप एक्ट 1932, एकदम करेक्ट है। तो यहां पर हमारा आंसर ये भी नहीं हो सकता, हमारा आंसर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट ठीक है, ए सी डी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट हमसे पूछा ही गया है कि इनकरेक्ट। दुनिया में ना इनकरेक्ट चीजें ढूंढ लोगे ना, जिस दिन दुनिया में आपने ढूंढ लिया कि आपके लिए क्या ठीक नहीं है, तो आपके लिए क्या ठीक है अपने आप मिल जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 17 में हमने क्या फाइंड करना था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढते ही हमारा आंसर निकला, दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर 18, द लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज, कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की लाइफ कितनी है। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब का क्या होता है? when business is owned and
कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन, दैट काइंड ऑफ बिजनेस इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। बच्चों को कई बार लगता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब यह है कि जैसे मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस के सारे काम मैं ही करूंगा, ऐसा नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब यह है कि बिजनेस का ओनर एक बंदा, उसके नीचे कितने भी हजार लोग काम कर सकते हैं। मानो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसको मैंने एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करवाया और मेरे अंडर 20 लोग काम करते हैं, तो यह नहीं बोला जाएगा कि मेरा बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब सिर्फ सिंपल है कि पूरे बिजनेस को एक ही पर्सन ओन करता है, दैट बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन, दैट काइंड ऑफ बिजनेसेस आर नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इन बिजनेस की प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम क्या है? इन बिजनेस की प्रॉब्लम क्या है कि ये बिजनेस टोटली डिपेंडेंट है एक पर्सन पे। अगर एक पर्सन गलती से उसकी तबीयत खराब हो जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए, या बहुत सिंपल बात करते हैं कि मेरी एक दुकान है और मैं एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप अपनी दुकान चलाता हूं और मुझे 1 महीने के लिए शादी पे जाना है, तो 1 महीने मेरी दुकान बंद रहेगी, मेरा काम बंद हो गया। तो यहां पे क्या है, वी कैन फाइंड प्रॉब्लम क्या है यहां पर, यहां प्रॉब्लम है अनस्टेबिलिटी। यहां प्रॉब्लम है अनस्टेबिलिटी, दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट अनस्टेबल। द लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज अनस्टेबल। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, स्टेबल नहीं होती। शॉर्ट लाइफ होती है ये नहीं बोल सकते, लॉन्ग लाइफ होती है ये नहीं बोल सकते। शॉर्ट क्यों हो सकती है भाई? मानो कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 15 साल की एज में, मैं 80 साल तक कर रहा हूं अपना, लंबी एज हो गई ना। लॉन्ग लाइफ होगी ये नहीं बोल सकते, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 20 साल में, 21 साल की एज के अंदर मर गया मैं, बिजनेस खत्म हो गया, तो लॉन्ग लाइफ नहीं हो सकती। तो यहां पर स्टेबल तो वो होता ही नहीं है। छोटी लाइफ होगी या बड़ी लाइफ होगी ये नहीं बोल सकते, इसलिए हमारा ए अनस्टेबल, द लाइफ ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज अनस्टेबल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, पढ़ लेना इच्छा हो तो। देखो ए की जैसे ही हमारा प्यारा सा भैया है, इसकी मूछें बनाए जरा, रुको, मैंने भाई का यहां पे कैसे मूछें बना दी। तो ये हमारे जो भाई साहब हैं यही सब कुछ कर रहे हैं, यही सारा, सुबह दुकान खोलते हैं, रात को घर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, बैंक में इनका अकाउंट है उसको खुद मैनेज करते हैं, क्लाइंट खुद मैनेज करते हैं। चश्मा बन गया अंकल का, बढ़िया, कोई बात नहीं, चलो ठीक, आगे बढ़े दोस्त। नहीं समझ आया तो पैराग्राफ पढ़ लेना, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करते ऐसे। क्वेश्चन नंबर 19, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, विच वन इज कॉल्ड। अब देखो ये टोटल कैपिटल है, उसके अंदर 4 पार्टनर है, पार्टनर नंबर ए, पार्टनर नंबर बी, पार्टनर नंबर सी और पार्टनर नंबर डी। इन सबका पर्सनल क्या होगा अपना, इसका एक अपना शेयर होगा, इसका एक अपना शेयर होगा, इसका एक अपना शेयर होगा और इसका एक अपना शेयर होगा। ये तो मेरी कौन सी है, मेरी प्राइवेट कंपनी हो गई, ये मेरी प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होगा, यहां देख लें एक बार दोबारा जरा। पब्लिक कंपनी है, मानो पब्लिक कंपनी ने अपनी आईपीओ लॉन्च करी, आईपीओ में क्या लॉन्च करेंगे, वो शेयर ही तो लॉन्च करेंगे। तो जो जो लोग इस शेयर को परचेज करेंगे दे विल बी नोन एज शेयर होल्डर्स, जिनके पास शेयर है उस कंपनी के। तो इसीलिए जब कंपनी के कैपिटल को डिवाइड करा जाता है नंबर्स में, उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम शेयर्स, उसको बोलते हैं हम शेयर। डिविडेंड तो हमारा प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट इंटरेस्ट हो गया, ये तो डिवाइड करने की बात ही नहीं है। डिविडेंड का मतलब यह है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अपने शेयर होल्डर को वो डिविडेंड बांटते हैं। जैसे मानो कि एशियन कंपनी का आपने स्टॉक खरीदा हुआ और एशियन कंपनी प्रॉफिट में रही, और एशियन कंपनी ने डिसाइड किया कि अगर हमारे सेकंड क्वार्टर में हमारा प्रॉफिट 15% से ऊपर होगा तो हम डिविडेंड देंगे अपने शेयर होल्डर्स को, और उनका प्रॉफिट आ गया 30%, तो जो उनका एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया ना, उस प्रॉफिट को अपने वो शेयर होल्डर के अंदर बांट देंगे और उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। प्रॉफिट सिंपल है कि मेरा बिजनेस है, कंपनी बिजनेस कर रही है, पैसा कमा रही है, प्रॉफिट है। इंटरेस्ट, कंपनी का कोई लैंड है, रेंट पे चढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट कमा रही है। ये कंपनी के कैपिटल को डिवाइड करके बात नहीं हो रही है, कोई डिवाइड की बात सिर्फ दो ही है, शेयर की और डिविडेंड की। शेयर का मतलब है कंपनी का हिस्सा बांट दिया, डिविडेंड मतलब कंपनी का प्रॉफिट बांट दिया। तो यहां पे हमारा आंसर होगा ए, दैट इज शेयर। लिख दो यहां पे ए, सिंपल, ठीक है, आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 20, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन द बैंकिंग बिजनेस आर। काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ाता हूं कुछ, देखो यहां पढ़ो।
In the case of banking business, the maximum number of person allowed is 10. यानी कि if I talk about banking business, the maximum number of partner allowed in, कितने पार्टनर होंगे मैक्सिमम भाई? 10. But if I talk about any other business, the maximum number of partners allowed 20. बैंकिंग के अलावा अगर कोई अदर बिजनेस है तो यहां पर पार्टनर कितने होंगे? 20 मैक्सिमम होंगे. सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 empowers the central government to prescribe maximum number of partners in a firm, but the number of partners so prescribed cannot be more than 50. ये नॉर्मल कंपनीज एक्ट की बात है. लेकिन अगर मैं नॉर्मल किसी बिजनेस की बात करूं तो वहां पर 20 पार्टनर्स आर अलाउड. ठीक है दोस्त. मेंबर, तो यहां पर हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कि बैंकिंग के अंदर कितने मैक्सिमम होते हैं. बैंकिंग के अंदर मैक्सिमम हमारे होते हैं कितने? 10. तो हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर बी एकदम करेक्ट है. ठीक है दोस्त. चलो आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 21. द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. यानी कि एक कंपनी है, उसकी ओनरशिप और उसकी मैनेजमेंट दोनों को अलग अलग डिवाइड किया गया. तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्या उसमें कंपनी बोलेंगे, क्या उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, क्या पार्टनरशिप बोलेंगे, या सोल प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे? देखो, अगर आप बोलो ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप भी आ जाएगा. कि अगर एक बंदे ने सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट किया तो ओनरशिप भी उसी की है, मैनेजमेंट भी उसी की है, कंट्रोल भी उसी का. तो ये यहां पर ये तो गलत हो गया. पार्टनरशिप के अंदर मानो 2 पार्टनर काम कर रहे हैं तो उन्हीं की ओनरशिप है, उन्हीं की मैनेजमेंट है, ये गलत हो गया. सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होगा? सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर भाई मैं समझा दिया तो ये गलत हो गया. तो यहां पर कंपनी एकदम करेक्ट आंसर है, दैट इज ए. इन अ कंपनी देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ownership and management, and it involves placing the management of the firm under the responsibility of professionals who are not in is its owners. जैसे हम बोलो कोई मैनेजर हायर करे ना, हमने मैनेजर को सैलरी दे रहे हैं हम 1 लाख रुपए महीने की, और उसका काम क्या है? चीजें मैनेज करना. ये ओनर्स नहीं कर रहे, उन्होंने उसके लिए मैनेजर हायर कर लिया. और मैं आपको बताऊं, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस. जब बिजनेस स्टार्ट होता है ना तो ओनर्स खुद ही बिजनेस को मैनेज भी करते हैं, बिजनेस को ओन भी करते हैं, बिजनेस को कंट्रोल भी करते हैं. धीरे धीरे व्हेन बिजनेस ग्रोस, जाके बाद पैसा आता है तो आप अपनी कंपनी को बड़ा करते हो और लोगों को हायर करते हो, और आप एक मैनेजर हायर करते हो वो काम करने के लिए जो पहले आप कर रहे थे. तो वहां पर ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों बदल गए. ठीक है दोस्त. चलो क्वेश्चन नंबर 22. ए डैश, यहां पर क्या आएगा? हमने ए ढूंढना है. ए डैश प्रोवाइड्स फॉर द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ कॉन्टिन्यूटी. ग्रेटेस्ट एक ऐसा कौन सा बिजनेस है, एक ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पर आपको ग्रेटर कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है? पता नहीं भाई गलती से क्या बन गया यार, कोई जो बन गया कोई बात नहीं. तो हमारे पास 4 ऑप्शन है. द ए इज जनरल पार्टनरशिप, सेकंड इज जॉइंट वेंचर, थर्ड इज कॉर्पोरेशन, फोर्थ इज सोल प्रोप्राइटरशिप. चलो गलत करना स्टार्ट करें. जनरल पार्टनरशिप गलत हो गया, जॉइंट वेंचर गलत हो गया, डी गलत हो गया. गलत नहीं है, गलत नहीं है, बट वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मैक्सिमम डिग्री ऑफ कॉन्टिन्यूटी. दैट आर आंसर शुड बी सी. दैट आंसर इज कॉर्पोरेशंस. ठीक है दोस्त. क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है सी. कॉर्पोरेशन क्या होते हैं भाई? जो कॉर्पोरेट्स हैं. कॉर्पोरेट्स जैसे कि अंबानीज, अडानीज, टाटा एक्सेट्रा. और नहीं लिख रहा मैं, कोई बात नहीं. ठीक है आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 23. इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस डू दी ओनर्स हैव obligations to pay off liabilities from personal wealth
as well as if the business money and assets are not enough. 23rd क्वेश्चन है एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पर ओनर्स को अपनी लायबिलिटीज अपनी पर्सनल वेल्थ से भी चुकानी पड़ सकती हैं अगर उनकी एसेट्स, उनकी अगर बिजनेस एसेट्स और बिजनेस मनी आर नॉट इनफ. पहला ऑप्शन दिया गया प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी. बताता हूं क्यों. प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या है, आपके पार्टनर्स हैं या आपके मेंबर्स हैं या फिर आप खुद हो, ठीक है, सिंगल. अगर आपने कंपनी के नाम से कोई लोन लिया तो ऐसी ऑब्लिगेशंस डायरेक्ट नहीं है कि आपको अपनी कंपनी बेच के उस लोन को चुकाना पड़ेगा. अगर आप मतलब आपको अपने आपने कंपनी के नाम से लोन लिया तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन एक कम लगाई जाएंगी कि आपके अगर कंपनी डूब रही है, आप कंपनी आपके प्रॉफिट में नहीं है, तो आपको अपने पैसे से लोन पे करना पड़ेगा. इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूं. मानो एक कंपनी के अंदर 3 पार्टनर्स हैं, एक कंपनी के अंदर 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है. उन्होंने उस कंपनी ने 1 लाख रुपए का लोन लिया. 3 पार्टनर हमारे ए बी सी हैं. तो मानो कंपनी लॉस पे चल रही है तो बैंक ए बी या सी से डायरेक्टली ये नहीं बोल सकता कि आपको अपने पैसे देके लोन चुकाना पड़ेगा. वो यही बोलेंगे कि भाई या तो अपनी एसेट्स को बेचो. अगर एसेट्स को नहीं बेच सकते फिर आपके ऊपर केस होगा. केस से बचने के लिए आप क्या सॉल्यूशन निकालते हैं वो अलग बात है, लेकिन आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है. दैट इज वाई प्राइवेट कंपनी वाला तो गलत हो गया. पब्लिक कंपनी भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, गलत हो ही जाएगा, शेयर बिके हुए हैं. यहां तो पब्लिक कंपनी हो गई ना, कंपनी पब्लिक की होगी तो आप अपनी पर्सनल पैसे क्यों दोगे. हाँ, अगर कोर्ट ऑर्डर पास कर दे, कोर्ट बोल दे कि इनकी पर्सनल एसेट्स को बेच दो तो अलग बात है, लेकिन ऑब्लिगेशन स्टार्टिंग से नहीं है. एच यू एफ के अंदर क्या है, एच यू एफ इज अ फैमिली बिजनेस. एच यू एफ के अंदर ओनर कौन होता है, ओनर को बोलते हैं हम कर्ता. अगर मैं कर्ता की बात करूं तो कर्ता हैज द अनलिमिटेड लाइबिलिटी. कर्ता हैज द अनलिमिटेड लाइबिलिटी. सो इट इज अ कीवर्ड हियर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यह है कि अगर बिजनेस के अंदर कोई लॉस होता है, अगर आपने बिजनेस का लोन लिया आप उसको नहीं चुका पा रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट एच यू एफ ओनली, है ना, हिंदू फैमिली वाला बिजनेस की बात कर रहे हैं हम. तो अगर आपने कोई अपनी बिजनेस से कोई लोन लिया और आप उसको नहीं चुका पा रहे हो तो कर्ता, बिकॉज कर्ता इज द ओनर ऑफ दैट बिजनेस, तो उसको अपनी पर्सनल इनकम, पर्सनल एसेट से भी वो लोन चुकाना पड़ेगा. उसके ऊपर वो ऑब्लिगेशन है. और एलएलपी के अंदर तो पार्टनर्स की लायबिलिटी वैसे ही लिमिटेड होती है, तो वहां पर ये चीज तो आती ही नहीं है. तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर होगा सी. ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं. What are the two animal reference in stock market jargon? बहुत सिंपल है भाई, बुल एंड बियर्स. जब मार्केट बढ़ रही है तो कहते हैं बुलिश है, जब मार्केट गिर रही है तो बोलते हैं बियरिश है. जब मार्केट ऐसा लगता है कि मार्केट बढ़ने वाली है तो लोग शेयर खरीदते हैं, जब लगता है मार्केट गिरने वाली तो लोग शेयर बेच देते हैं. कुछ समझदार लोग होते हैं जो गिरती हो मार्केट के अंदर या जब मार्केट गिरी हुई है तो शेयर खरीद लेते हैं, और जब मार्केट बुलिश होने का उस पर आएगी ना, क्या होता है ना, देखिए कोई भी मार्केट हो, कोई भी अगर इकोनॉमी, तो वो ऐसे चलती है हमेशा. ऐसे हमेशा ग्राफ आपको ऐसे दिखेगा कि अगर यहां पर वो इंक्रीज करे तो एक टाइम बाद डिक्रीज भी करेगी. अगर बुलिश है तो एक टाइम मार्केट बेरिश भी होगी. तो बुलिश और बेरिश इज पार्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ द मार्केट सिस्टम, इट्स अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी. तो बुलिश का मतलब है कि जब मार्केट ऐसा लग रहा है कि मार्केट बढ़ रही है तो बुलिश है, और जब मार्केट गिर रही है तो बेरिश है. तो यहां पर हमारा आंसर होगा सी, बुल एंड बेयर. मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है. आई विल ट्राई कि इसको हम अलग किस दिन बात करेंगे इसके बारे में. क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर है सी, बुल एंड
बियर्स। क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए लिखिए, इच्छा हो तो पढ़ लेना, बाकी आपकी मर्जी है, अपनी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, वी कैन क्लासिफाई ऑल सिमिलर बिजनेसेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। एग्जांपल दूं, रिलायंस का एक ब्रांड है जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल। क्या लगता है मैं यहां पर किस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं? हियर आई एम टॉकिंग अबाउट टेलीकॉम इंडस्ट्री, राइट? गलत तो नहीं हूं? बोलोगे सर वोडाफोन आइडिया एक हो गया है सर, कैसे बोल रहे हो सर? ठीक है भाई, है तो फिर भी टेलीकॉम इंडस्ट्री, गलत थोड़ी बोल रहा हूं। तो यहां पर क्या पूछा गया है कि जब हम सिमिलर बिजनेस को एक बास्केट में डाल दूं, मैंने बोला कि इन सिमिलर बिजनेस को एक बास्केट में डाल दो, तो उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बहुत तरीके की हो सकती है, टेलीकॉम इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, बहुत सारी चीजें, मीडिया इंडस्ट्री, बहुत सारी चीजें। तो यहां पर हमारा आंसर होगा डी, दैट इज इंडस्ट्रीज आर आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, विच एपेक्स बॉडी ऑफ रेगुलेशन ओवरसीज द गवर्नेंस ऑफ एलएलपी? हमारा आंसर बहुत सिंपल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं थोड़ा इसके बारे में भी। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इज एन इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्टीरियल primarily concerned with the administration of Companies Act 2013, the Companies Act 1956, the LLP Act 2018 and Insolvency and Bankruptcy Code 2016। तो अगर आपने कोई कंपनी आप कहीं पे इनकॉर्पोरेट करा रहे हो 2013 वाले एक्ट में, तो भी वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर ही रेगुलेट करी, यानी कि कंपनी वाला जो पूरा एक धंधा है, और चाहे पार्टनरशिप हो चाहे आपकी एलएलपी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ही उसको रेगुलेट करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इज द रेगुलेटिंग बॉडी हु ओवरसीज द गवर्नेंस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ एलएलपी, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? सेपरेट लीगल एंटिटी, ये तो करेक्ट है, तो ये नहीं हो सकता। इनकॉर्पोरेशन नॉट मैंडेटरी लाइक नॉर्मल पार्टनरशिप, ये भी गलत है। डीड बनती है ना, एक डीड बनती है, तो डीड का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ हम उसको एक रजिस्टर करवाएंगे। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पार्टनर होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कहां गलती कर दी हमने? हाँ, हमने देखो गलती यहां पर ये करी है। हम इसको क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करेंगे एक बार। देखो भाई, क्वेश्चन दोबारा सॉल्व किया जा रहा है, थोड़ी सी गलती मुझसे पढ़ने में होगी, जो मैं चाहता हूं गलती आप मत किया करो, मैंने कर दी आज वो वाली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि एलएलपी? सेपरेट लीगल एंटिटी, लीगल एंटिटी सेपरेट है, बिल्कुल ठीक बात है, गलत हो गया, ये ठीक नहीं हो सकता। यहां लिखा है इनकॉर्पोरेशन नॉट मैंडेटरी लाइक नॉर्मल पार्टनरशिप, तो मैं ये नोट पढ़ना भूल गया था। जो गलती आपने नहीं करनी मैंने कर दी, वो कोई बात नहीं, आपको भी सीख मिल गई, आगे के लिए मुझे भी सीख मिल गई कि नोट पढ़ने। तो यहां पर ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर होगा ये, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन जरूरी है। व्हेन यू आर स्टार्टिंग एलएलपी, तो वहां पर एक डीड बनती है, और डीड को हम रजिस्टर करवाते हैं, डीड को हम रजिस्टर भी करवाते हैं। तो यहां पर ये नहीं बोल सकते कि एलएलपी के अंदर हम रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते, मैंडेटरी है। तो हमारा यहां पर आंसर होगा बी, क्योंकि बी यहां पर गलत स्टेटमेंट, और हमने यहां पर स्टेटमेंट गलत ही ढूंढनी थी। ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। आगे बढ़े, चलो ठीक है। 28th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद अ बिजनेस? फर्स्ट इज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आर कोर टू एवरी बिजनेस, ओनली एन एजुकेटेड पर्सन कैन स्टार्ट अ बिजनेस, कैपिटल इज नीडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, इट इज बेटर टू बी अवेयर ऑफ लीगल कंप्लायंसेस फॉर ऑल बिजनेस। क्या आपने कभी सुना है कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक एजुकेशन डिग्री की जरूरत है? एक डिग्री की जरूरत है, कभी सुना आपने? कभी नहीं सुना होगा। हाँ, ये जरूर सुना होगा कि बेटा पढ़ लिख ले, नौकरी नहीं करेगा ना, बिजनेस के अंदर भी पढ़ाई लिखाई काम आती है, ये सुना होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ओनली एन एजुकेटेड पर्सन कैन स्टार्ट अ बिजनेस, सो इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज एनीवन
कैन स्टार्ट अ बिजनेस. बट इफ you are an educated person, तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी इजीली. लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेटेड और अनएजुकेटेड ना एक बहुत रिलेटिव टर्म है. यहां पर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड को हम डिग्री से कंपेयर कर रहे हैं. लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि जो इंसान ग्रेजुएटेड ना हो, जिसने एजुकेशन नहीं ली, क्या वो इंटेलिजेंट नहीं होगा? ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा जरूरी नहीं है. बहुत बड़े बड़े ड्रॉप आउट्स जिन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं. तो एजुकेटेड पर्सन ही बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है. दैट इज वाई हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा. वैसे ऑप्शन नंबर बी की जो स्टेटमेंट है वो गलत है, लेकिन हमने गलत स्टेटमेंट ही ढूंढनी है. हमने क्या ढूंढना है कि कौन सी स्टेटमेंट कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद बिजनेस. सो हम कहें कि ओनली एन एजुकेटेड पर्सन कैन स्टार्ट अ बिजनेस. सो दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी बिजनेस. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 29. डोरमेंट कंपनी. एक कंपनी तो खोली है, कंपनी लीगल भी है. ऐसा नहीं है कंपनी लीगल नहीं, कंपनी लीगल भी है. लीगल फॉर्मेलिटीज करके बस कंपनी खोल दिया, लेकिन कंपनी में कुछ खो नहीं रहा अभी. तो ये ऐसी कंपनी क्यों खोली जाती है? ठीक है ना. फर्स्ट है फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट. यस, इसके लिए हो सकता है कि मानो मैंने आज एक कंपनी खोल दी, देखो मुझे नाम पसंद आ गया, एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, तो मैंने कहा चलो ये कंपनी एक खोल देते हैं, ये नाम कोई और ना ले ले. तो मैंने एक साल वो कंपनी नहीं चलाई, तो डोरमेंट कंपनी हो गई. तो हो सकता है कि मैंने उसको किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए लिया हो. ठीक है. सेकंड, होल्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये भी ठीक है भाई, इसके लिए भी हो सकता है. तो यहां पर ए और बी तो दोनों करेक्ट हो गए. थर्ड लिखा है ओनली फॉर क्रिएटिंग अ डमी कंपनी टू बुक इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन. तो भाई अगर इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है तो वो क्या होगा? वो होगा इल्लीगल काम. और इल्लीगल काम तो हम आपको करने की ना आपको राय देंगे और ना ही आपको करना अलाउड है. तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सी यहां पर एकदम ठीक होगा. 29th का हमारा आंसर होगा सी. चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 30 बढ़ते हैं. हेड ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज कॉल्ड कर्ता. ढूंढ लो, ऑप्शन में है, बिल्कुल है. ऑप्शन नंबर बी इज एकदम करेक्ट. यहां पर बी ऑप्शन एकदम यहां पर करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 31, ए डैश. यहां पर हमें डैश ढूंढना है. हमने ये वाला डैश जो यहां पर दिया गया ना, इसको ढूंढना है कि यहां पर क्या आएगा. अ डैश इज अ बिजनेस विद 2 और मोर ओनर्स. किस बिजनेस में 2 से ज्यादा ओनर हो सकते हैं? कॉर्पोरेशन एक बंदे की भी कंपनी हो सकती है, गलत हो गया. कॉन्ग्लोमरेट यानी कि मोर देन 1 कंपनी, लेकिन हो सकता है कि सब कंपनी का ओनर एक ही हो, गलत हो गया. पार्टनरशिप में कम से कम आपको 2 और 2 से ज्यादा लोग चाहिए. बिना 2 से ज्यादा लोग आपके अगर नहीं होंगे तो पार्टनरशिप नहीं होती. क्योंकि पार्टनरशिप का मतलब यह है कि जब किसी बिजनेस को 2 या 2 से ज्यादा लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ बिजनेस इज नोन एज पार्टनरशिप. तो आंसर इज सी. यहां पर हमारा सी एकदम करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप? ease of starting a business. You can easily start a business because every decision is taken by you only. sahi, being your own boss. So when you are the owner of the business and everything is controlled by you or everything is managed by you, every order is given by you, then you are your own boss. Pride of ownership. बिल्कुल भाई, 10 लाख रुपए मैंने एक साल में कमा लिए, तो मेरी प्राइड है ना, मैंने 10 लाख रुपए कमाए हैं. तो तीनों ठीक है. तो यहां पर हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव, एकदम करेक्ट होगा. 32 का आंसर है डी. क्वेश्चन नंबर 33, प्रॉफिट डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड. दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू. पैसा शेयर नहीं करना किसी के साथ, करना भी नहीं चाहिए, कंपनी में करना पड़ेगा. सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर यू डोंट हैव टू. इन सोल प्रोप्राइटरशिप यू डू नॉट हैव टू शेयर प्रॉफिट. किसमें? सोल प्रोप्राइटरशिप में. दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी इज एकदम करेक्ट. हमारा यहां पर बी एकदम करेक्ट होगा. काट दो, इसको भी काट दो, ये भी गलत है, ये भी गलत है. हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर प्रॉफिट शेयर किसी को नहीं करना. हां, आपके कमाए हुए पैसों को आपकी फैमिली इंजॉय करेगी. आपने बेटे को एक पॉकेट मनी दोगे, बेटे को हो सकता है लोन भी दोगे. अगर उसको बेटे को बिजनेस स्टार्ट करना है, बेटी को बिजनेस स्टार्ट करना है, बेटी को पॉकेट मनी दोगे, बेटी की कॉलेज की फीस, स्कूल की फीस, कपड़े लत्ते सब लेके दोगे. लेकिन
प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे आप उनसे, आप उनको पैसे दे रहे हो, ठीक है ना। तो यहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप में यू डू नॉट हैव टू शेयर योर प्रॉफिट विद एनीवन। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है बी, सोल प्रोप्राइटरशिप। क्वेश्चन नंबर डी, द कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैज, तो HUF में कर्ता हैज दी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दैट इज हमारा आंसर इज बी। पूछा क्वेश्चन में गया है कि कर्ता जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर, जो जॉइंट हमारा HUF है या हमारा हिंदू फैमिली बिजनेस जो है, उसमें जो कर्ता, जो ओनर होता है पूरे बिजनेस का, उसकी लाइबिलिटी कितनी होती है। नो लाइबिलिटी फॉर डेट, ये नहीं हो सकता। जॉइंट लाइबिलिटी नहीं होती, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती, बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। मानो देखो एक फैमिली बिजनेस के अंदर एक पर्सन ए है, एक उसका बेटा है X, एक उसका बेटा है R, तो यहां पर 3 जनरेशन काम कर रही हैं, 3 जनरेशंस काम कर रही हैं, और एक हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर 3 जनरेशन से ऊपर जनरेशन नहीं हो सकती। 3 जनरेशन तक ही हम हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करते हैं कि पहले बाप ने, एक बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर उसके बेटे ने किया, फिर उसके बेटे ने किया। अगर उसका बेटा करेगा, 4 जनरेशन होंगी, तो फिर वो HUF के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वो बेनिफिट गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसा नहीं कि यार सबको मिलता ही रहे, एक लिमिटेड चीज मिले। तो दिस इज दी हिंदू फैमिली बिजनेस, दिस लेकिन जो यहां पर टॉपर है ना, जो सबसे एल्डेस्ट है, जो सबसे एल्डेस्ट, वो कौन होगा यहां पर, वो होगा आपका ओनर। और उस ओनर को हम बोलते हैं क्या, उस ओनर को हम बोलते हैं कर्ता, एंड कर्ता हैज दी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है जी। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा आंसर होगा यहां पर बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, एंड इट इज दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज खुशी की बात है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ अ जनरल पार्टनरशिप इज, एक जनरल पार्टनरशिप की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या होती है। लेट्स डिस्कस और लेट्स सी। द अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, डिसएग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, शेयर्ड मैनेजमेंट, डिफिकल्टी ऑफ टर्मिनेशन। अगर आप बात करो डिसएडवांटेज की, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। डिसएग्रीमेंट, ये भी एक डिसएडवांटेज है। शेयर्ड मैनेजमेंट, इट इज अ एडवांटेज। डिफिकल्टी ऑफ टर्मिनेशन, दिस इज द डिसएडवांटेज। पूछा गया है, ये गया है कि सबसे ज्यादा अगर 3 डिसएडवांटेज ऑप्शन में है, तो इन सब में से मेन या मेजर डिसएडवांटेज कौन सी है। तो इट इज, तो यू कैन से सर इट इज वेरी सब्जेक्टिव, बट अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप, द आंसर शुड बी ए, बिकॉज इन पार्टनरशिप partners have unlimited liability। ये इससे बड़ी डिसएडवांटेज पूरे पार्टनरशिप के अंदर कोई भी नहीं। इसी वजह से LLP का कॉन्सेप्ट सामने आया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट सामने आया। मैं भी थक गया पढ़ा के, कोई बात नहीं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, ठीक है दोस्त। तो इसी के साथ हमारे आज के 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और अगर आप मेरी कोई स्पेशल क्लास देखना चाहते हो, तो आप मेरी स्पेशल क्लास मेरे कोड से अनलॉक कर सकते हो। मेरा कोड है भाई साहब साहिल M, ठीक है जी। तो 2 चीजें मेरे कोड से जो आप कर सकते हो। 1 कि अगर आपने कोई मेरी स्पेशल क्लास अनअकैडमी की ऐप पर देखनी है, तो आपको अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करके आप स्पेशल क्लास को अनलॉक कर सकते हो फ्री में, मेरा कोड साहिल M डाल के। अगर आपको कोई कोर्स परचेज करना है CA फाउंडेशन का, तो आप मेरा कोड डाल के, साहिल M डाल के, कोड डाल के परचेज भी कर सकते हो, आपको एक डिस्काउंट मिलेगा। बाकी देखो आपकी मर्जी है अपनी। उसके बाद आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, 35 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, आई एम श्योर कि आपका स्कोर काफी अच्छा रहा होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि हमारी आज के सेशन, आज की वीडियो आपके अपने किसी फ्रेंड के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो भाई उसको शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। आने वाली
सेशंस के लिए, आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हमारा आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।